So Jai Hind everyone. So again I am here with few of the questions of NEET 2022. उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, आप उन्हें फॉलो कर रहे होंगे और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो ज़रूर कर रहे होंगे. So let's go for the very first question that we are going to take today. A long solenoid of radius 1 millimeter has 100 turns per millimeter. If 1 ampere current flows in the circuit solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is. देखिए यहाँ पे सोलेनॉइड को एज अ सर्किट ट्रीट किया गया है और सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर लेते हैं हम लोग. B is equals to म्यू नॉट एन आई. ध्यान रखिएगा ये जो स्मॉल n है ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, सो b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी हुई है? स्मॉल n की वैल्यू 100 पर मिलीमीटर दी हुई है. जब आप 100 पर मिलीमीटर की बात करेंगे तो पर मिलीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पे 1 मिलीमीटर. अब मिलीमीटर को अगर आपको चेंज करना है तो डेफिनेटली आप 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू करंट. करंट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दी हुई है 1 एम्पियर. सो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया. फाइनली वी विल गेट द वैल्यू 4 पाई into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 5 into 1. So the final value will be 4 pi into 10 to the power minus 2. ये आपके टेस्ला में वैल्यू आएगी. अब ऑप्शंस देख लेते हैं ज़रा कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं. ऑप्शंस हमारे पास 12.56 के टर्म्स में हैं. इसका मतलब 4 को मल्टीप्लाई किया गया है पाई से. जब हम 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? लेट्स डू इट. सो b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3.142 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला. सो द वैल्यू विल बी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला. सो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हुआ? हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है ए. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो अगेन हम कह दे रहे हैं हमारे पास सोलेनॉइड है, रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर दिया हुआ है. ध्यान रखिएगा करंट दिया हुआ है. सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब मिलीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, जो कि आपका एसआई सिस्टम है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is. 10 kg मास से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है. ओके, सो ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम को और ड्रॉ करके फिर सॉल्व करते हैं. लेट द डायग्राम बी लाइक दिस. ये हमारा 10 kg है और ये हमारा 20 kg है. इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर है. लेट इट बी. मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास हमारा किसी एक मिड पॉइंट O पे लाई कर रहा है. सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट O पे लाई कर रहा है. तो हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है. सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस हमारा मीटर में आना चाहिए, क्योंकि एसआई सिस्टम क्या है? डिस्टेंस का मीटर है, एसआई यूनिट मीटर है. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला आता है हमारा, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका XCM लिखा जाएगा ये बताने के लिए कि ये जो आपका पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है x एक्सिस पे। लेट्स टेक वन मोर पेज एंड सॉल्व इट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, XCM की वैल्यू हमारा m1 कितना है 10। 10 को हमने ओरिजिन पे माना है, ध्यान रखिएगा 10 को हमने ओरिजिन पे माना है, और जो आपका 20 है वो आपके 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, वो आपके 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आई 200/30। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20/3 मीटर। ये वैल्यू आ गई आपकी 20/3 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है हमारा, x इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। यही चीज़ अगर आपके y एक्सिस में पूछता है तो आप क्या करोगे, उस कंडीशन में y ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ लाइट रे falls on a glass surface of refractive index under root 3 at an angle of 60 degree. The angle between the refracted and reflected rays would be, आपके refracted और reflected ray के बीच का एंगल कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेट्स गो फॉर द डायग्राम। जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बना। मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आके इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, और वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ गया। ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मान लेते हैं कि लाइट का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा R आ गया, इसे हम R' मान ले रहे हैं। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें कैसे, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि R क्या है हमारा, R is the angle of reflection, और R' क्या है हमारा, angle of refraction। R' हमारा क्या है, angle of refraction। ओके, सो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके 60 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, 60 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √3 है, इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू, द वैल्यू विल बी म्यू इज इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। सो sin I हमारा हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया sin R। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। √3 sin R इक्वल्स टू sin I। सो √3 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वी विल बी हैविंग sin R इक्वल्स टू sin 60 डिग्री अपॉन √3। sin 60 की वैल्यू होती है
√3/2 अपॉन √3। सो साइन आर हमारा कितना आ गया 1/2। साइन आर हमारा कितना आया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया r इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, दैट इज r इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो r डैश, हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारा कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। हमने हर जगह r डैश मार्क कर दिया क्योंकि r डैश को ही हमने क्या माना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना था। अब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है तो डायग्राम को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। अगर I की वैल्यू 60 डिग्री है, यहाँ पे हम डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं और वैल्यूज़ को मार्क करते हैं। ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान देते हैं, अगर इस पूरे को मार्क किया जाए, ये पूरा आपका 90 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा 60 डिग्री होगा। एंड अगेन ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 30 डिग्री होगा। दैट मीन्स आपका जो ये वाला पार्ट आया, आपका जो ये वाला पार्ट आया 60 + 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of reflection and angle of refraction. That is the angle, 90 degree is the angle between the angle of reflection and angle of refraction. Am I clear? एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई आपके पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हम स्नेल्स लॉ के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का एंगल क्या है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से मार्क किया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्मॉल r डैश से मार्क किया। अब म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है। और इसी के साथ हमने वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद साइन आर डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2, और 1/2 आने के बाद हमने क्या किया, आर डैश की वैल्यू निकाली, दैट इज 30 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने वैल्यूज़ को डायग्राम में पुट कर दिया। सीधा सीधा आप इसे डायग्राम में पुट कर दीजिए। मैथमेटिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपने नॉर्मल स्ट्रेच किया है तो वो आपका बेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर ये आपका 60 डिग्री है, इफ़ दिस इज 60 डिग्री देन दिस विल बी 30 डिग्री, और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स 30 + 60 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मूविंग ऑन फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे नीट 2022 के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, इसके पहले भी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही डाले थे इसमें अपने वीडियोस में, आपके लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिएगा, समझते रहिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पिंग मी। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 to the power -2 upon √π has electrical resistance of 10 ohm.
द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपको करंट डेंसिटी निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि J करंट डेंसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। J इक्वल्स टू I अपॉन ए क्या है यहाँ पे? एरिया होता है। I को हम लोग V अपॉन आर इंटू ए के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हैं कि द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी गिवन बाय E इक्वल्स टू V अपॉन L और V अपॉन X। पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में ये पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में ये पढ़ाया जाता है। इस फॉर्मूले को मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ आप सबके लिए, जैसे कि आप उसे फॉलो कर सकें। E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो फाइनली हमारे पास J की वैल्यू कितनी आई? E इंटू एल अपॉन आर इंटू ए। अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं J की जगह पे, J की वैल्यूज़ निकालने के लिए। E कितना है क्वेश्चन में? E है हमारे पास 10, E है हमारे पास 10, L कितना है? 10 मीटर है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस देख ले, रेजिस्टेंस भी 10 है भाई, रेजिस्टेंस भी 10 है। और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास इतना दिया गया है, पाई आर स्क्वायर, ये काम करना है हमें। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 100 है, नीचे 10 है, यहाँ पाई है, ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई यहाँ पे आएगा, ये कटा और ये भी कटा। तो फाइनल जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है वो करंट डेंसिटी की यूनिट, SI यूनिट होती है। तो देख ले हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है C ऑप्शन। सो वेरी मच थैंक यू इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।